नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तीन खबर सबकी नजर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हमारी नजर रहने वाली है इन तीन खबरों पर। जी हां, सबसे पहली खबर रहेगी कोलकाता से, जहां करोड़ों का कारोबारी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की और इसमें कारोबारी के यहां से करोड़ों रुपए के कैश का और संपत्ति का बेहिसाब खुलासा हुआ है। और आपको बता दें, दूसरी खबर हमारी जो रहेगी वो रहेगी कूनो में जो तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं, इसे लेकर हमारी दूसरी खबर है। जी हां, मध्य प्रदेश के श्योपुर में बताया जा रहा है कि अफ्रीकन चीते लाए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर यहां पर आने वाले हैं और इसे लेकर मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन भी तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हुआ है और जेपी नड्डा ने बातों ही बातों में भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और आदिवासियों की मौत को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, अब उनके बयान पर सरकार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है और उनसे सबूत मांग रही है कि कहां पर आदिवासियों की मौत हुई। जेपी नड्डा ये जरूर बताएं। तो इन तीन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है और सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की खबर की। जी हां, जहां करोड़ों का कारोबारी पकड़ाया है। दरअसल कोलकाता में ईडी ने छापेमारी की और भारी संख्या में कैश बरामद किया है। यह कार्रवाई एक कारोबारी के घर पर हुई है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक कारोबारी के घर से 17 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटरों पर छापेमारी के बाद 17 करोड़ 32 लाख रुपए नकद बरामद किए। अब इस केस में ईडी ऐप प्रमोटरों के पॉलिटिकल लिंक के एंगल से भी जांच कर रही है। ईडी ने जांच में नोटों के बंडल बरामद किए हैं। इसमें 500 रुपए के नोटों के बंडलों के साथ ही 2000 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं। ईडी ने यह कार्रवाई कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में की थी। जांच एजेंसी आरोपी आमिर खान की इस मामले में तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी आमिर टीम को नहीं मिला। एजेंसी के अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई। साथ ही नकदी की सही कीमत का पता लगाने के लिए बैंक कर्मचारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद एक ट्रक भी शाम को नोटों से भरे बक्से लेकर मौके पर पहुंच गया, जिससे जब्त की गई नकदी को बैंक में जमा करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो आरोपी आमिर खान की इस मामले में तलाश जारी है। दरअसल कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां एक कारोबारी के घर पर ईडी ने दबिश दी, रेड मारी और अब तक आपको बता दें 17 करोड़ 32 लाख रुपए कैश बरामद की है टीम ने। और प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित केस की जांच को लेकर कोलकाता में 6 जगहों पर एक साथ रेड मारी थी। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। बताया जा रहा है कि नोट गिनने के लिए 8 मशीनें मंगाई गई और प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को कोलकाता में 6 जगहों पर एक साथ यह तलाशी अभियान चलाया था। आरोप यह भी है कि आमिर खान नाम के एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले ई नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च की थी। जी हां, जिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था उसका नाम ई नगेट्स था और इसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, यानी कि एक फेक एप्लीकेशन था ये। इसके जरिए पहले उपभोक्ताओं का विश्वास जीता जाता था और इसके बाद लोगों ने ऐप के जरिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया था। लोगों से अच्छी खासी रकम वसूलने के बाद अचानक ऐप से किसी बहाने से निकासी रोक दी जाती थी और इसके बाद एप्लीकेशन की प्रोफाइल सहित पूरे डेटा को सर्वर से डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद कस्टमर्स को पूरा खेल समझ में आया। काफी लोगों ने इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई थी और लगातार आरोपी आमिर खान भी ईडी की रडार पर था, लेकिन अब तक आरोपी को टीम पकड़ नहीं पाई है। उसकी तलाश अब भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बक्से बक्से कैश बरामद किए गए हैं। एक साथ कोलकाता में 6 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह रेड मार कार्रवाई की है। 17 करोड़ 32 लाख रुपए तो कैश बरामद हुआ है और अब भी बताया जा रहा है इस पूरे मामले की जांच जारी है। आपको बता दें, कोलकाता में ईडी ने 6 जगहों पर एक साथ दबिश दी थी और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। बताया जा रहा है कि नोट गिनने के लिए 8 मशीनें मंगाई गई और प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कल एक साथ 6 जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। और जिस एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी की है उसका नाम भी आपको बता देते हैं, ई नगेट्स इस एप्लीकेशन का नाम था और इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके यूजर्स इसका उपभोग करते थे और इसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। और इसके जरिए पहले उपभोक्ताओं को एक विश्वास में लेकर एक मोटी रकम इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता था। पहले निकासी दी जाती थी, लेकिन जब इन्वेस्टर्स और ज्यादा अपने पैसे डिपॉजिट करते थे इस एप्लीकेशन में, अचानक से उन्हें पता चलता था कि उनके पैसे विड्रॉ ही नहीं हो पा रहे हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता था कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई केस ऐसे ठगी के आए, लेकिन अपने आप में एक बड़ा मामला है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो कैश रकम है, कैश नकदी है, वो बरामद हुई है। और फिलहाल आरोपी के बारे में कोई भी क्लू ईडी की टीम को नहीं मिल पाया है। उसकी तलाश अब भी जारी है।
और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की। जी हां, कूनो है तैयार, पीएम का है इंतजार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान एमपी के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से आने वाले चीतों की शिफ्टिंग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी दिन दक्षिण अफ्रीका के नाम्बिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 70 सालों बाद देश की सरजमी पर चीता दिखाई देगा। ये चीते अफ्रीका के नामीबिया से चीता प्रोजेक्ट के तहत लाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कराहल में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कूनो पालनपुर अभ्यारण्य का दौरा करेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच भी चुके हैं। स्थल का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच भी चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। और चीतों की देखरेख के लिए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और चीतों के लिए अलग से 5 वर्ग किलोमीटर में एक बड़ा क्षेत्र विकसित किया गया है। तब की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे स्थल पर जायजा लेने के लिए। और 17 सितंबर को आपको बता दें, पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क आएंगे और यहां पर निरीक्षण भी वो करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्थल पर पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं जिन्हें ड्यूटी दी गई है, उनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें अब भी यही मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से आने वाले चीतों की शिफ्टिंग कार्यक्रम में पीएम शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इसी दिन दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में रहेंगे। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए होने जा रही है और उससे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश की सरजमी पर होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कूनो पार्क में ही मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर लगभग आधे दिन से ज्यादा का समय मध्य प्रदेश में ही दे रहे हैं। और खासतौर पर श्योपुर में 2 बड़े प्रोग्राम है। कूनो अभ्यारण्य का जो कार्यक्रम है, ये देश के लिहाज से कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पीएम के जन्मदिन की बात नहीं है, एक बार फिर जो है भारत में चीते वापसी कर रहे हैं और चीतों को जो है उस दिन छोड़ा जाएगा बाड़ों में। पीएम मोदी जो है इस पूरी प्रोसेस को करेंगे अपने जन्मदिन के मौके पे। इस बड़ी सौगात के लिए जो तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री मोदी के अन्य कार्यक्रमों की जो तैयारियां हैं, उनका जायजा लेने के लिए सीएम आज खुद पहुंचे हैं। पहले वो कूनो अभ्यारण्य में, क्योंकि अभी वहां पे वो ले रहे हैं जायजा किस तरह की तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर, चीतों को लाने को लेकर, ये सभी चीजों का जायजा लेंगे। और उसके बाद में जो महिला सहायता समूह का सम्मेलन है, जिसको पीएम मोदी का संबोधन होना है उनके जन्मदिन पे यानी 17 सितंबर को, उस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेने मुख्यमंत्री कूनो से रवाना होने के बाद करेंगे। जी बिल्कुल अनुराग, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कब तक कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रहेंगे और महिला स्वयं सहायता के समूह को संबोधित तो करेंगे पीएम, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तावित किए गए? देखिए, जो वहाँ की लोकल, अगर हम बात करें हेरिटेज की बात करें, कल्चर की, तो कम से कम ये सारे कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये 5 से 6 घंटे का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। और इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी। महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की एक पूरी की पूरी एग्जीबिशन भी लगेगी। मुख्यमंत्री इन सबका भी जायजा ले रहे हैं। साथ में मंत्री जो है वहाँ पे भरत सिंह कुशवाहा और महेंद्र सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री साथ में लेके गए हैं, उनको इस बात के लिए कि अब उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियों तक के वहीं पर रहना है। कैबिनेट बैठक के अलावा तो मुख्यमंत्री उनको भी इंस्ट्रक्शंस देंगे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ। जी चलिए अनुराग, आपसे आगे भी इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें कूनो में पहुंच चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की तीसरी खबर के। जी हां, बयान पर बवाल मचा हुआ है। जेपी नड्डा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की मौत को लेकर अब सवाल उठा दिए हैं। जी हां, दरअसल आदिवासियों की मौत को लेकर आपको बता दें जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके बयान पर पलटवार किया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के एक हवाई दावे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधी चढ़ाई कर दी है। और रायपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में नड्डा ने दावा किया था
कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए हैं। अब मुख्यमंत्री ने इसे झूठ बताते हुए पूछा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मौत कहां हुई है, किस तरह से हुई है। और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही थे। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी के साथ ताली बजा रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जेपी नड्डा का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि झूठ बोलें, बार बार झूठ बोलें, जोर जोर से बोलें। बस्तर से सरगुजा तक सभी आदिवासी सुखी रहें, प्रसन्न रहें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि अध्यक्ष महोदय बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मौत हुई है। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस वाक्य के साथ उन्होंने अपने ट्वीट को खत्म किया। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। तो ये बयान था। दिमाग में हो कि होने वाला है, उसके पहले बोल दें तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफ़ी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि सफेद झूठ बोलने से बचना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जुड़ चुके हैं। कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। कौशिक जी, जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 71 आदिवासियों की मौत हुई है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये दावा है। अब इस पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है, साफ तौर पर कहा है कि ये कोरा झूठ है, ऐसी घटना कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, ये जो डेटा जेपी नड्डा ने बताया, ये कहां से आया और क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सल की घटनाएं घट रही है जी, और वो भूपेश बघेल तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारे समय में आदिवासी मारे भी नहीं गए जी, षड्यंत्रकारी बीजेपी को बताने के बजाय जी, षड्यंत्रकारी कौन है छत्तीसगढ़ की जनता को सब मालूम है। और इतने बड़े जो घटना हुई जीरम की, आज तक वो मामला सामने नहीं आया। उसका चश्मदीद गवाह एक मंत्री है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर वो मामला सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो षड्यंत्रकारी कौन है, मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक आदिवासी की बात है, तो हमने अपने विधायक भीमा मंडावी को हमने खोया है जी। ऐसे आदिवासियों के जहाँ खोए हैं, आपके पास में फेरिस्त सूची है कि घटना लगातार हो रही है जी, अपहरण किए जा रहे हैं, अपहरण जो उपकरण जलाए जा रहे हैं जी, और उसके साथ में जिस प्रकार से हत्या हो रही है, जी, तो ये उनका कहना कि क्या उनके जो सोच है और ये इस प्रकार के षड्यंत्र है, तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ ना कि षड्यंत्रकारी कौन है। आज मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, षड्यंत्रकारी की बात आपने कही कौशिक जी, लेकिन जो 2 दिन पहले की घटना का जिक्र कर चुके हैं जेपी नड्डा, उस पर आप क्या कहेंगे कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह पर ऐसी घटना हुई है जहां 71 आदिवासियों की मौत हुई है? आदिवासियों की जहां मौत हुई है, उसको आप लगातार, मैंने कहा कि उसको आप देखिए कितने लोगों की फहरिस्त है जी, और मैंने तो आपको उदाहरण बताया जी। तो बिल्कुल इसी चीज को लेकर मुद्दा भी बन रहा है कौशिक जी कि ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये बात कह चुके हैं कि जिन आदिवासियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो सुरक्षित हैं, सरगुजा में, बस्तर संभाग में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर इस पर सवाल क्यों, फिर इस पर राजनीति क्यों? आदिवासी यदि सुरक्षित हैं जी, आपको मालूम है कि 3 लोगों को जो मारे गए थे कि गृह मंत्री भी वहां नहीं पहुंच पाए, जहां कैंप में जो घटना हुई थी, जी, आपकी जानकारी में होगी वो घटना। बिल्कुल बिल्कुल है जी, गृह मंत्री भी नहीं पहुंच पाए, मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंच पाए जी,
बल्कि हमारे लोग घटना स्थल तक पहुंचे थे, हम्म, मिल करके लोग आए थे। जी ऐसे बहुत सारे घटना का मैं जिक्र कर सकता हूँ, प्रमाणित जो है, जी तथ्यात्मक जो है। जी। तो बिल्कुल जिक्र कर सकते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये कह रहे हैं। कौशिक जी, बड़ा सवाल यहां पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लगातार नक्सल बेल्ट होने का यह दावा किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ को इसी तरह से कभी कभी देखा जाता है कि नक्सली घटनाएं बहुत ज्यादा यहां पर होती हैं। एक तरफ सरकार के तमाम दावे हैं कि नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा पर लौट रहे हैं धीरे धीरे। लोन वर्राटू अभियान की अगर हम बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे नक्सली धीरे धीरे जनधारा पर लौट रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विपक्ष यानी कि जो आपकी पार्टी है वो लगातार ये दावा करती है कि आज अगर हम बस्तर संभाग में चले जाएं, बिगड़ अंचलों में चले जाएं तो वहां पर ग्रामीणों को ही कभी कभी निशाना बना दिया जाता है। ऐसे में क्या ये तर्क, इससे आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जो छवि है, और खासकर जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता छत्तीसगढ़ आता है और इस बात को कहता है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, वो सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर आपको नहीं लगता कि राजनीति करने से इतर इनके हित में सोचने की ज्यादा जरूरत है? क्योंकि बयान इसके पहले भी काफी हो चुके हैं, इस पर सियासत काफी हो चुकी है। पूरे देश भर में नक्सली घटनाओं में कमी आई है जी ये डाटा है, रिकॉर्ड है जी और पूरे देश में देखेंगे जहां घटना में कमी आई है जी तो उस घटना में छत्तीसगढ़ है, बाकी प्रदेशों से आगे है। जी और जब एक तरफ नक्सली उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जब लगे हुए हैं जी और नक्सली को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, पूरे रास्तों में उसकी कमी आ रही है, तो छत्तीसगढ़ में आखिर ये क्यों मतलब वो बाकी प्रदेशों से ज्यादा घटनाएं क्यों हो रही है? जी जब तक उस ओर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, यदि ध्यान नहीं देगी जी और हम ये सोचे कि ये केवल हमारा छत्तीसगढ़ का ये नक्सली को लेकर के बदनाम होंगे तो काम चलने वाला नहीं है। चलिए हम जवाब भी ले लेते हैं कौशिक जी। कौशिक जी, आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। सुशील जी, जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया कि 71 आदिवासियों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है, अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जवाब आया है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मौत तो हुई है और जो बयान था वो इस संदर्भ में था कि आदिवासी सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ के, और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही इसे लेकर यह बयान था। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जेपी नड्डा के इस बयान पर और फिर कौशिक जी के इन आरोपों पर। देखिए, माननीय जेपी नड्डा जी ने सार्वजनिक तौर पे भाषण में यह कहा कि 2 दिन में छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत हुई है। जी। आप एक जिम्मेदार चैनल के बड़े पत्रकार हैं, 2 दिन के अंदर में या 3 दिन के अंदर में, 1 हफ्ते के अंदर में या पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में कब 71 आदिवासियों की मौत हुई है, भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है, या तो उनको गलत जानकारी दी गई, गलत जानकारी दी भी गई तो भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी बात को कोट कर रहा तो सिर्फ हम फैलाने के लिए कोट कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां तक कौशिक जी का जो अभी आरोप लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में देश की अपेक्षा नक्सलवाद कम हुआ है, तो देश का 80% नक्सलवाद तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, जब यह सरकार का हैंड ओवर 2003 में इनके हाथ में हुआ, तब छत्तीसगढ़ में बस्तर के 3 लाख तक नक्सलवाद सीमित था। वह नक्सलवाद रमन सिंह जी के सरकार के समय 14 जिलों तक पहुंच गया। हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक सूत्र दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा। उसका प्रभाव यह हुआ कि आम आदमी का भरोसा जीतने का काम किया गया और आम आदमी नक्सलवादियों के बजाय सुरक्षा बल और सरकार के साथ खड़ी हुई। और उसका फायदा यह हुआ कि स्वयं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल के हमलों में, नक्सलवादी घटनाओं में 75% की कमी आई है। जो छत्तीसगढ़, जहाँ देश का 80% नक्सलवाद जहाँ पे था, वहाँ पे 75% की कमी आ रही है पिछले 3.5 साल में। तो बड़ी उपलब्धि है। कौशिक जी, 75% की कमी आई है, सुशील आनंद जी शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये तो बकायदा पत्र में लिखा गया है, तो फिर क्यों भाजपा बार बार ऐसा सवाल उठा रही है? क्यों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं? जी कौशिक जी। जी, मैंने फिर कहा जी कि जब आनंद शुक्ला जी जो बोल रहे हैं जी कि जो 75% कमी आई है, आज छत्तीसगढ़ में लोग सड़क नहीं बना पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हमने सुकमा से आगे सड़क बनाया, बीजापुर के सड़क को हमने बनाया। विरासत में नक्सलवाद हमको मिला है,
कोई डॉक्टर रमन सिंह की उपज नहीं है नक्सलवाद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के बाद में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो विरासत में हमें मिली है, और मिलने के बाद में उस दिशा में हम लोगों ने काम किया, स्कूल बनवाने का काम किया, कॉलेज बनवाने का काम किया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलप हो सकता है उसका हमने काम किया कि नक्सली को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और नक्सलवाद से लोग कटे, और ये बहुत सारे काम भी हुए। निश्चित रूप से अंतिम छोर में नक्सली चले गए थे, लेकिन आज सड़क के किनारे, मेन रोड के किनारे जो नक्सलियों के द्वारा जो पर्चा फेंका जा रहा है, ये किस बात का संकेत है? कुछ दिन पहले आपको मालूम है कोंडागांव कांकेर के पास में जो घटना हुई थी, सुकमा सिलगेर की घटना आपको मालूम है। तो बहुत सारी घटना का मैंने कहा कि मैं उल्लेख कर सकता हूं जी। ये जो आया कि हमारे राज्य में आदिवासी नहीं मारे गए, बहुत सारे आदिवासी मारे गए हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। जी सुशील जी, जहां तक हम फिर से जेपी नड्डा के बयान पर आते हैं, उन्होंने तो पूरा फिगर बताया है कि 71 आदिवासी ऐसे हैं जो 2 दिन पहले मारे गए। क्या सरकार के पास, क्या प्रशासन के पास ऐसा कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा सरगुजा बस्तर संभाग से या नक्सल बेल्ट से आया है जहां पर 2 दिन पहले इस तरह की घटना हुई हो? भाई साहब, मैं फिर बोल रहा हूँ जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के किसी भी कोने में जी एक साथ 71 लोगों की हत्याएं यदि हो जाएगी तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल जी। माननीय नड्डा के बयान के अलावा कहीं किसी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी चैनल में, यदि मान लो छत्तीसगढ़ सरकार हमारी है, यहाँ पे घटना हुई, हमने सेंसरशिप लगा दिया जी, तो भी क्या आपको लगता है कि घटना छिपी रह पाएगी? कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था माननीय नड्डा जी का जी। तो सोच के तहत उठता है आदमी। 71 आदिवासियों की मौत 2 दिन के पहले हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे। बिल्कुल, और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को सुनाई। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब इस पूरे बयान पर, जेपी नड्डा के इस बयान पर सियासत भी लगातार हो रही है। तो आज ये 3 खबरें हमने आपको